तो सर डिटेक्टिव बनने के लिए भी कोई लाइसेंस लेना पड़ता है या कोई परमिशन लेनी पड़ती है, कैसे होता है? डिटेक्टिव बनने के लिए देखिए, सबसे पहले तो अपना पर्सन का अपना स्किल होना बहुत ज़रूरी है, उसके शार्पनेस होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर एक रीडिंग पावर होनी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर एक अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो उसकी पर्सनल स्किल्स हैं वो बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग। एंड जैसे सर बॉलीवुड में दिखाते हैं जैसे पिक्चरों में कि डिटेक्टिव आ गए, म्यूजिक बजता है, डिंग डिडिंग डिडिंग, तो ऐसा कैसा रहता है, फील्ड में कैसे काम करना पड़ता है आप लोग? देखिए, जो बॉलीवुड में पिक्चरों में दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं डिटेक्टिव्स के काम को देख के ही वो पिक्चर्स बनाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हकीकत में फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी काम करने के लिए हमारी जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जो हमारी टीम्स होती हैं, उनको सब सीक्रेट रखना होता है और सीक्रेट रख के वो सब चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। वो जो लेंस का एक डिटेक्टिव का देने का मकसद ये है कि उनकी आंखें जो हैं वो इतनी शार्पनेस को होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ती हैं। राइट। तो एज ह्यूमन व्हाट डू यू फील, और क्या लगता है यार कि कहाँ जा रहा है हमारा समाज? व्हाट आर वी डूइंग एज ह्यूमंस? यस दिव्या, जब देखो हम ये देखते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है तो कई बार हमें दुख लगता है, क्योंकि आज की जनरेशन उस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। वो थोड़ा सा मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मॉडर्न बनने में कोई बुराई नहीं है। ज़माना चेंज हो रहा है, कोई 60s में ज़माना नहीं चलेगा, लेकिन हमें कुछ पॉलिसीज का ध्यान रखना चाहिए जो फैमिली बचाने के लिए होती हैं। सर सबसे ज़्यादा क्या डिमांड आती है कोई केस में, जैसे जो क्लाइंट्स हैं सबसे ज़्यादा क्या चीज़ डिमांड करते हैं आपसे? आजकल तो सारे क्विक रिजल्ट चाहते हैं। हाँ। कहते हैं जी व्हाट्सएप चैट दे दीजिए, हाँ। व्हाट्सएप रिकॉर्ड दे दीजिए। हाँ। मैं उनको ये समझाता हूँ, अगर व्हाट्सएप चैट या व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स आपको क्या किसी को भी मिल जाए तो 80% हमारे देश में डाइवोर्स हो जाएंगे। किसी को डिटेक्टिव बनना है और मुझे लगता है कि जो क्वालिटीज़ आपने बताई थी वो सब मुझे लगता है कि हाँ मेरे अंदर है, कि मैं स्पॉन्टेनियस हूँ और मेरे अंदर वो सारे स्किल्स हैं, तो कैसे हम डिटेक्टिव बन सकते हैं और कैसे किसी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सोचते हैं कि सारी स्किल्स हैं तो डिटेक्टिव बोलना और बनना, इसमें बहुत फर्क है। Hello and welcome to the another episode of It's Real Talk podcast for you. Well, it's a saying that life is a mystery. But कैसा हो कि अगर हमें हमारी लाइफ की मिस्ट्रीज को क्रैक करना आ जाए, सॉल्व करना आ जाए, तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअली मिस्ट्रीज को सॉल्व किया जाता है. टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट. वी हैव डिटेक्टिव संजय कपूर with us. Hello and welcome, sir. Hello Divya, how are you? I am so good, sir, and I am so happy and excited कि आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है हमें, और जो मिस्ट्रीज होती है लाइफ की शायद उसको हम क्रैक करना सीख पाए इस पॉडकास्ट से. बिल्कुल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर. लेट्स बिगिन विद योर जर्नी कि आपका कैसे आपने शुरुआत करी. And it's been 25 years now, if I'm not wrong. More than 25 years. 30 years. More than 30 years. Wow. तो सर 30 years का आपका जो ये एक्सपीरियंस है, आपका फर्स्ट केस याद है क्या? तो इन सब चीजों के साथ शुरुआत करते हैं. टेल अस अबाउट इट. थैंक यू दिव्या एंड थैंक यू ऑल जो हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. आप बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू. एंड देखो दिव्या, ये जर्नी हमारी 30-35 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और हमने लाइफ में बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, और जिसकी काउंटलेस है, गिनती करना मुश्किल है.
और हमें याद है कि हम इस लाइन के अंदर जो आपने पूछा कि कैसे आपने स्टार्ट किया, तो आज से 35 इयर्स पहले हमने किसी न्यूज़पेपर के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी कंपनी हमने स्टार्ट करी। ओके। वहां पर हमने अपनी सिक्योरिटी दी, जो आईटीओ पे नाम नहीं हम ले सकते, एक न्यूज़पेपर की ओके। ऑफिस थे। वहां पर जब हमने अपनी सिक्योरिटी वहां पे स्टार्ट करी और कुछ टाइम के बाद कुछ दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई, जैसे किसी का पेन चोरी हो गया, अच्छा। किसी का कोई स्टेपलर ले गया, ओके। वो हमें बुला लिया जाता था कि भाई ये हमारी चोरी होगी, अच्छा। आपकी एजेंसी क्या कर रही है, सिक्योरिटी क्या कर रही है? हमने कहा, कोई नहीं जी, हम देखते हैं, लेट्स सी। ऐसे हम वो केसेस को सॉल्व करते थे, बट इन सिक्योरिटी कंपनी। आफ्टर दैट एक बड़ी चोरी हो गई वहां पर, अच्छा। पैसों की, और हमने उस कंपनी में फिर सीनियर से बात करी। हमने कहा जी, हम आपकी कंपनी के अंदर हम इंटेरोगेट करेंगे लोगों को, कुछ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, हम आपका ये केस सॉल्व कर देंगे। ओके। उन्होंने कहा ओके, गो एहेड। हमने वहां पे परमिशन से फिर बहुत सारे लोगों से हमने पूछताछ करी, इंटेरोगेट किया, ये कर वो कर, और हमने वो केस को सॉल्व किया और वो चोर को पकड़ लिया। अच्छा। अब सिक्योरिटी कंपनी में हमने इतनी मेहनत करी, हमने चोर को भी पकड़ा, उसके बाद भी हमें वार्निंग दी गई कि आगे से ऐसी चोरियां नहीं होनी चाहिए, आप उस एजेंसी अपनी सिक्योरिटी को टाइट करिए। हमने कहा यार, ये तो प्रोफेशन गलत चुन लिया। सही बात। तो क्यों नहीं हम सिर्फ चोर को पकड़ने वाला ही काम करें? राइट। और वी कन्वर्टेड, धीरे धीरे हम डिटेक्टिव्स में एंटर हो गए। ओके। और उसके अंदर एंटर होने के बाद फिर हमें स्पेशल बुलाया जाता था कंपनीज के थ्रू, और हमें फिर वो चोरियां पकड़नी है या जो भी पकड़ना है उसके लिए हमारे को अप्रिशिएट किया जाता था। एंड देन वी एंटर बिफोर 35 इयर्स, इस प्रोफेशन में हम एंटर हो गए। ओह नाइस। तो आपका जो फर्स्ट केस अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप प्रॉपर जब आपने स्टार्ट कर लिया, तो आपको फर्स्ट केस आपका याद है? बिल्कुल, मेरे को याद है जब हमने काम शुरू किया, और ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, सब चीजें थी, लेकिन जब आप काम शुरू करते हो उसके अंदर एक अलग लेवल होता है। जब प्रॉपर आप काम शुरू करते हो, तो हमें एक केस आया जिसके अंदर एक मैट्रिमोनियल केस था, जिसके अंदर डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही थी। और पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस और वो सब चीजें गलत बता रखी थी। अच्छा। तो वो फीमेल्स, फैमिली और फीमेल हमारे पास आए एंड उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हमें इनकी कुछ डिटेल चाहिए, प्रॉपर्टीज एंड सम कितना पैसा इसके अकाउंट्स में है, क्या है, जिससे हम आगे केस को प्रोसीड कर सके। ओके। हमने अपने एक टीम को लिया और हम बैंक चले गए, और बैंक गए, और बैंक में जाके मैं एक सोफे में बैठा था, और मेरा जो कलीग था वो उस जमाने के अंदर कोई ये आपका नेट बैंकिंग और ये सब चीजें नहीं होती थी, ये 35 साल पुरानी बात है। आप पासबुक लेके जाते थे और वहीं पर आपने अकाउंट वगैरह का सारा हैंडल करना होता था। वो गया वहां पे, और वहां पे जाके उसने बोला भाई ये नाम है और ये अकाउंट नंबर है, और आप मुझे जरा बैंक बैलेंस बता दीजिए। तो लॉ ये कहता है आप अपने बैंक का ही आप अकाउंट चेक कर सकते, दूसरे का नहीं कर सकते। तो वो पर्सन खुद ही बंद कर गया था कि हाँ भाई ये मेरा ही है। बट अब वो जो सामने पर्सन बैठा था, उसने उसको घूर के देखा, कहता पासबुक कहाँ है? कहता पासबुक तो मैं लाया नहीं, तो आप बता दीजिए। तो उसने उसको घूर के देखा कि आपका अकाउंट है। उस पर्सन का, जो मेरा कलीग था, उसका कॉन्फिडेंस जीरो टूट गया। राइट। कहता नहीं ये मेरा नहीं है, मेरे किसी जानकार का है। कहता तो आप किस लिए आए?
कहता मुझे कुछ पता करना है। ओके मैं बताता हूँ, आप इधर आ जाइए। और वो उसको लेकर मैनेजर के कमरे में चला जाता है। ओके। और वहां पे उसको बिठा लिया जाता है और कहते हैं कि अब हम पुलिस बुलाएंगे कि भाई आप किसी इलीगल की है। इंफॉर्मेशन गैदर करने आए हैं। राइट। दैट्स नॉट द राइट वे। मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम हो गया। दैट्स द फर्स्ट केस। एनीवे मैं उठा और उस मैनेजर के कमरे में गया और जाके मैंने पूछा, यस व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या हुआ है? ये मेरा आदमी है। तो आप कौन? मैं नाम डिटेक्टिव संजय कपूर। ओके, लाइक मूवीज। क्योंकि मैंने कहा अब इधर उधर की गोलीबाजी करके कोई फायदा नहीं होगा। सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तो मैं कहा आई एम डिटेक्टिव संजय कपूर। कहता तो ये पर्सन आपका है? मैं कहा यस ये मेरा पर्सन है। तो आप डिटेल निकालने आए थे? कहा ठीक है, आपने नहीं देनी है मना कर दीजिए। कहा सर सॉरी हम नहीं देंगे और आप अपनी टीम को यहाँ से ले जाइए, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। मैं कहा इट्स ओके थैंक यू वेरी मच। और हम क्या निकल गए। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस ही मुझे वहां से निकाल के ले गया। राइट। तो दैट इज फर्स्ट केस। और वो जो गलती हुई थी वो आज तक 35 साल में दोबारा नहीं हुई। तो पहले स्टार्टिंग में अगर कोई चोट लग जाए तो उससे जो है फिर आगे चल के उस चीज को आदमी लगने नहीं देता है। राइट। तो सर डिटेक्टिव बनने के लिए भी कोई लाइसेंस लेना पड़ता है या कोई परमिशन लेनी पड़ती है, कैसे होता है? डिटेक्टिव बनने के लिए देखिए सबसे पहले तो अपना पर्सन का अपना स्किल होना बहुत जरूरी है, उसके शार्पनेस होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर एक रीडिंग पावर होनी बहुत जरूरी है, उसके अंदर एक अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है। जो उसकी पर्सनल स्किल्स हैं वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग। उसको इसका कोर्स नहीं है, उसको ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग देने के लिए वो हमारे साथ महीना 2 महीना हमारे साथ लोगों के साथ जुड़ता है, देखता है, समझता है, तो धीरे धीरे हम उसको एक एक स्टेप आगे लाते हैं। और जहां तक अभी इंडिया में लाइसेंस की बात है वो परमिशंस होती हैं। हम वी आर रजिस्टर्ड विद जैसे हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, हम गवर्नमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, बट लाइसेंस का प्रक्रिया भी चल रही है। बट हमारी एसोसिएशन है हमारी इंडिया की, हम उसमें सब रजिस्टर्ड हैं, तो उसकी वजह से हम ये काम कर पाते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप कुछ जिसमें थोड़ी लीगल चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो वहां पर तो आपको कुछ लाइसेंस या कुछ ऐसा दिखाना पड़ता होगा ना, लाइक वी आर ऑथराइज्ड। और नहीं देखिए लीगल चीजों के अंदर क्या होता है कि कोई भी एविडेंस होता है वो अपने आप में एक लीगल पेपर है। ओके। अगर सपोज आपके किसी पर्सन ने किसी का एग्जांपल मैं देता हूँ कि वाइफ का और हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम हो गया या डिवोर्स केस का कोई ऐसा इशू हो गया और उसके अंदर वो कहता है मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, और हम वो लेडी हमारे पास आती है और हम उस चीज को जो है फाइंड आउट करके वो प्रॉपर्टी को हम सर्च कर लेते हैं, उसका एक पेपर हम ले आते हैं जो उसके हस्बैंड के नाम है, तो द पेपर इज अपने आप में एक एविडेंस है ना। राइट। उसमें कोई हमारे लिख के देने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई लॉयर या जो एडवोकेट अगर जैसे फाइट करता है कोर्ट के अंदर, अगर वो लिख के दे दे भाई यहाँ पे मैं इसको जानता हूँ इसने गुनाह नहीं किया है, तो क्या कोर्ट मान लेगी? एविडेंस इज रिक्वायर्ड। तो सेम चीज इन आवर प्रोफेशन कि हमें एविडेंस देना होता है जो कोर्ट के अंदर वैलिड हो इस टाइप के केसेस के अंदर। ओके 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 ओके। एंड जैसे सर बॉलीवुड में दिखाते हैं जैसे पिक्चरों में कि डिटेक्टिव आ गए, म्यूजिक बजता है डिंग डिडिंग डिडिंग, तो ऐसा कैसा रहता है फील्ड में, कैसे काम करना पड़ता है आप लोगों को? देखिए जो बॉलीवुड में पिक्चरों में दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं डिटेक्टिव्स के काम को देख के ही वो पिक्चर्स बनाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हकीकत में फर्क होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी काम करने के लिए हमारी जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जो हमारी टीम्स होती हैं, उनको सब सीक्रेट रखना होता है और सीक्रेट रख के वो सब चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। वो जो लेंस का एक डिटेक्टिव का देने का मकसद ये है कि उनकी आंखें जो हैं वो इतनी शार्पनेस को होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को
पकड़ती हैं, राइट। और अपने आप को, आइडेंटिटी को छुपा के रखती हैं। तो वो फिर एक ग्लास के हिसाब से काम करती हैं कि हाँ भाई हमें हर चीज को जो है बारीकी से फाइंड आउट करना है, और बड़े बड़े केसेस में ये सारी चीजें काम आती हैं। सर, केसेस की बात करें तो आप अपनी केस स्टडी कोई ऐसा, कोई नोटेबल आपको याद हो, कोई नोटेबल केस की हाँ ये हुआ था? आई एम श्योर कि सारे ही केस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, बट कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। देखिए क्या है कि केसेस तो बहुत हैं, ठीक है, और आज के टाइम के अंदर एक जो ट्रस्ट लेवल है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। जो यंगस्टर्स हैं, जो मैरिज लाइफ जो लोगों की चल रही है, उसके अंदर एक ट्रस्ट लेवल बहुत कम हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब एक जनरल केस तो बहुत हैं, ठीक है, अफेयर्स के बहुत केस आते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो होते हैं। अभी मैं रिसेंटली बताऊं, हमें फोन आता है एक लेडी का, मिस्टर कपूर, यस मुझे आपका रेफरेंस कहीं से मिला है। मैं कहा थैंक यू वेरी मच। क्या आप शाम की 6 बजे की फ्लाइट से, टाइम था कोई 2 बजे का होगा, ओके, मतलब दोपहर में, शाम के या 1 बजे का होगा, तो अभी 5-6 घंटे ही बचे थे। क्या आप शाम की 6 बजे की फ्लाइट से थाईलैंड जा सकते हैं? ओके, थाईलैंड। मैंने कहा जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। कहता मेरा हस्बैंड जो है वो थाईलैंड जा रहा है, और वो मुझे ये कह के जा रहा है कुछ बिजनेस वर्क है, और मुझे डाउट है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो क्या करने जा रहा है। तो अभी आप टिकट करिए, मैं उसका होटल बता रही हूँ, किस होटल में वो रुका है, और उसमें कमरा बुक करिए, और आप अगर जा सकते हैं तो बताइए। मैं ऑफ कोर्स हम जा सकते हैं। तो इमीडिएटली हमने उस फ्लाइट में टिकट बुक किया, थाईलैंड में उस होटल को बुक किया जहां पे उनके हस्बैंड ने रुकना था, एंड हम सेम फ्लाइट में इमीडिएटली 2 पर्सन हम उस फ्लाइट में बोर्ड हो गए। और जब फ्लाइट में बोर्ड हुए तो उनका हस्बैंड हमने देख लिया, क्योंकि हमारे पास फोटोज वगैरह सब चीजें थी, तो वो 2-3 लोग थे जो जा रहे थे। उसके बाद हमने उसी होटल में कमरा ले लिया, और हमने अपनी पोजीशंस रख ली, और जब वो कमरा ले रहे थे काउंटर पे, तो हम भी उसी टाइम पे कमरा ले रहे थे, तो हमें उनका रूम नंबर भी पता लग गया, कौन सा रूम इन्होंने लिया है। तो हमने कोशिश करके उसी फ्लोर पे रूम भी ले लिया, और लकीली वो एक रूम छोड़ के मतलब हमें मिल गया। उसके बाद हमने उनके ऊपर पूरा निगरानी रखना स्टार्ट किया, एंड 1 घंटे के बाद हम, क्योंकि एक पर्सन ऊपर था, एक पर्सन हमारा नीचे लॉबी में आ गया, और 1 घंटे के बाद ही उन लोगों ने प्लान बनाया और वहां से इमीडिएटली निकल गए, क्योंकि काफी लेट हो चुके थे, क्योंकि 6 बजे की तो फ्लाइट थी, फिर वो 4, 4:30, 10, 10:30, फिर 11, 12, 12:30 बज चुके थे। तो बस वहां से फिर उनका एक मस्ती वाला माहौल शुरू होता है, और वो मस्ती वाला माहौल हमने सारा कैप्चर किया, और हम वहां पे 4 दिन रहे, और उसके अंदर उसके हस्बैंड की ऐसे ऐसे एविडेंस इकट्ठे हुए जो कि वो सब झूठ बोल के वहां पर गया था। तो फिर फाइनली क्या हुआ? वो साथ रहे, डिवोर्स हुआ, क्या हुआ उनका? देखो दिव्या, अब हम लोगों को जब ऐसे केसेस होते हैं तो वाइफ को और फैमिली को बचाने की भी कोशिश करते हैं कि देखो गलत तो है कि आपके हस्बैंड गए और वहां पे ये काम ऐसा हुआ, लेकिन घर तोड़ना ही सॉल्यूशन नहीं है। राइट। तो हमने उनको समझाया भी कि मतलब आप कूल माइंड से इस चीज को आगे हल निकालिएगा, और जब आपके पति को पता लगेगा कि आपको सब कुछ मालूम है तो शायद वो आगे ऐसी गलती ना करे। लेकिन हमने उनको ये राय दी, समझाया, बट आफ्टर दैट हम उनके टच में नहीं रहते। अगर वो हमारे टच में आना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, बट
हम उनकी लाइफ में फिर इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ओके। तो सर एज ह्यूमन जब आप ये सब चीजें देखते हो, स्पेशली जब आप बहुत सारा फ्रॉड, एक तो चलो एक आई विल से कि ये थोड़ा एक मस्ती के लेवल का था, यहाँ पे किसी को बहुत ज्यादा हार्म नहीं हो रहा है, बट आप जब बहुत बड़े लेवल के फ्रॉड्स देखते हो, आपको ये सब चीजें पता लगती हैं, ऐसी चीजें अनफोल्ड करते हो, तो एज ह्यूमन व्हाट डू यू फील, और क्या लगता है यार कि कहाँ जा रहा है हमारा समाज, व्हाट आर वी डूइंग एज ह्यूमंस? यस दिव्या, जब देखो हम ये देखते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है तो कई बार हमें दुख लगता है, क्योंकि आज की जनरेशन उस चीज को समझ नहीं पा रही है। वो थोड़ा सा मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मॉडर्न बनने में कोई बुराई नहीं है। जमाना चेंज हो रहा है, कोई 60s में जमाना नहीं चलेगा, लेकिन हमें कुछ पॉलिसीज का ध्यान रखना चाहिए जो फैमिली बचाने के लिए होती हैं। अगर हर इंसान ओपन माइंड से चलना शुरू हो जाएगा, ओपन माइंड से लिव इन रिलेशन में रहना शुरू हो जाएगा, ओपन माइंड से फ्रेंडशिप बॉयफ्रेंड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ओपन माइंड से जब किसी के साथ दोस्ती करी उसके साथ रहे फिर छोड़ दिया, तो ये क्या होगा आफ्टर वो 10 साल के बाद? राइट। आप कैसे विश्वास, मतलब ट्रस्ट लेवल, एक इमोशन, एक बॉन्डिंग कैसे अपने हस्बैंड और वाइफ की होगी? कि जब उस हस्बैंड को पता है कि मैं 4 लड़कियों के साथ मेरे अफेयर रहे, 5 के साथ रहे, तो जो लड़की आएगी वो भी तो किसी का अफेयर छोड़ कर आएगी। तो एक जो अटैचमेंट है वो कैसे होगी? या तो आप इतने सॉलिड सुपर पावर वाले माइंड के बनिए कि भाई ये सब होना ही है, वहां पे हम नहीं बनते हैं। वहां पे हम सोचते हैं कि जो पार्टनर आया है वो एकदम प्योर और परफेक्ट होना चाहिए। राइट। ये कैसे पॉसिबल है? तो उस चीज को उनको ये सोचना चाहिए। तो वो हम जब देखते हैं इसी वजह से कि हस्बैंड रात को लेट आया तो शक हो गया, वाइफ लेट आई तो शक हो गया, अगर उसने कुछ बातें फोन पे छुपके कर ली तो शक हो गया। और यही रीजंस हैं जिससे कि झगड़े इमीडिएटली बढ़ जाते हैं। राइट। ट्रस्ट लेवल 0 होता जा रहा है और डिवोर्स की रेशियो बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो गलत है। राइट। तो ये गलत है। सर आपको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारे केसेस आपने करे हैं, इन शॉर्ट आपको मैं बोलूँगी इंसानों का बहुत एक्सपीरियंस है, वाइड एक्सपीरियंस है। तो कोई ऐसा शख्स जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, हु इज सफरिंग समवेयर इन लाइफ, और समटाइम्स क्या होता है सर, इशू इतने बड़े नहीं होते हैं बट इट्स ऑल इन आवर माइंड कि हमें लगता है, जैसा अभी आपने बोला कि हस्बैंड लेट आ रहा है तो वाइफ ने शक कर लिया, वाइफ लेट आ रही है, तो आप ऐसे छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या कुछ हमारे ऑडियंस को ऐसा सजेशन देना चाहोगे कि कैसे, हम सिर्फ कपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ की, तो अगर आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप कैसे उसको अपने लेवल पे कैसे रिजॉल्व करें? बिल्कुल, मैं बहुत बार अपने ऑडियंस को ये बताता भी हूँ और उनकी मैं कई बार काउंसलिंग करता हूँ। मैंने बहुत ऐसे परिवारों को बचाया है जिसके अंदर मुझे लगा कि यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, खाली शक के बिना पे ये आपस में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। फीमेल्स आई मेरे पास कि मुझे पति पे शक है, वो ऐसे जाता है वैसे जाता है, रात को लेट आता है, फ्रेंड सर्कल के साथ जाता है, बताता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, ये है, मुझे पक्का पता है इसका अफेयर है। तो मैंने उससे पूछा, भाई पक्का पता है? कैसे पक्का पता है? खाली यही रीजन है? हाँ। मैं कहा ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आप थोड़ा स्पेस देना चाहिए। आज का जमाना जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड है, थोड़ा सा एडवांस है। उसको अगर अपने दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा चिल करना है, थोड़ा घूमना है, थोड़ा जाना है, तो आप 24 घंटे अगर आप ऐसा करेंगी, हो सकता है वो आपसे 2-4 झूठ बोल दे, जिसका उसका मकसद नहीं होगा आपको मतलब झूठ बोलने का, बट वो उस रीजन से हो सकता है झूठ बोल दे और वो झूठ आपने पकड़ लिया। राइट। कि भाई आप तो कह रहे थे मैं ये यहाँ जा रहा हूँ, आप तो यहाँ गए थे। राइट। बस उसी पे आपने वो सिचुएशन को समझ लिया कि ये तो पर्सन ही गलत है। मैं क्या, वो सिचुएशन मत बनने दीजिए ना।
अगर आप ओपन बैठेंगे अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, ओपनली बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, खुल के बात करेंगे, तो वो हो सकता है अगर वो रात को कहीं क्लब जा रहा है तो बोल के जाएगा, यार मैं फ्रेंड्स के साथ क्लब जा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, वो बोलेगा मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। बाद में आपने फोन किया, पीछे म्यूजिक की आवाज आ रही है, तुम कहाँ हो? तो ये सिचुएशन क्यों होने देते हो? तो ऐसे मैंने बहुत परिवारों को संभाला है, बचाया है कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर ऐसा मत करो, तो हमारी कोशिश रहती है। सर, जो मैरिटल केसेस होते हैं उसमें मुझे लगता है ज्यादा फीमेल्स आती होंगी आपके पास, या रेशो कैसा रहता है? देखो दिव्या, क्या है रेशो की अगर हम बात करें तो आज से अगर हम 30 साल पहले जाते हैं तो उस टाइम पे रेशो डिफरेंट थी और आज के जमाने में रेशो डिफरेंट है। ओके। क्योंकि पहले इतना एजुकेशन लेवल थोड़ा कम था, 30-35 साल पहले की बात करते हैं तो फीमेल्स की थोड़ी एजुकेशन थोड़ा सा लेवल कम था। बट अब जमाना चेंज हो गया, अब कॉर्पोरेट्स में सब काम कर रही हैं, एजुकेटेड हैं, सब कुछ है, हर चीज है। तो पहले जो है लेडीज ज्यादा आती थी कि मेरे हस्बैंड रात रात नहीं आते हैं, ये ऐसा है वैसा है, रेशो काफी ज्यादा थी। बट अब हस्बैंड भी आते हैं कि भाई मेरी वाइफ मेरे से प्रॉपर बात नहीं करती है, वो रात को लेट आती है, ऐसा है। तो रेशो जो है मतलब लगभग बराबर चल रही है। राइट। तो सर सबसे ज्यादा किस टाइप के आते हैं? बिजनेस हो गया या ये शादी वाले जो आपके पास केसेस आते हैं, ये किस टाइप का ज्यादा आपको लगता है कि केसेस हैं मार्केट में? देखिए मार्केट में केसेस तो हर टाइप के हैं, ठीक है। हमारे भी अलग अलग टीम्स होती हैं। ओके। जो कॉर्पोरेट बिजनेस के केसेस हैंडल करते हैं वो अलग है, जो मैट्रिमोनी हैंडल करते हैं अलग है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग है, तो उसी हिसाब से एक्सपर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन रेशो की अगर मैं बात करूं, अगर 100 केसेस आए हैं एग्जाम्पल, तो उसमें 70 केस मैट्रिमोनियल अफेयर, चीटिंग ये होगा, और 30% में वो सारे केसेस मिक्स होंगे जिसमें बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, एम्प्लॉयज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट इज वेरी बिग रेशो फॉर जनरल जो लाइफ के अंदर है, वो मैट्रिमोनियल्स टाइप केसेस ज्यादा है। तो सर आज के टाइम में, आज के एरा में शादी से पहले जितनी भी जानकारी लेना, इसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है? और आपके पास ऐसा कोई केस जहां पर जेन्युइनली किसी ने ऐसे पूरा फ्रॉड करा हो, आइडेंटिटी पूरी अपनी छुपाई हो, तो ऐसा आपका कोई केस? दिव्या, आज के टाइम के अंदर जो प्री मैरिटल इंक्वायरीज हैं वो काफी रेशियो उसकी बढ़ चुकी है। अच्छा। क्योंकि अब हमारे जो समाज के अंदर कोई एक दूसरे को इतना पॉपुलर नहीं होता है कि भाई हम किसी अपने सर्कल के अंदर कोई लड़का या लड़की ढूंढ लें या अपने को रिश्तेदारी में कोई ढूंढ लें, तो हमें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में जाना होता है। जब हम किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको नहीं पता है कि जो रिश्ता होने जा रहा है वो कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, यू डोंट नो। तो हर कोई जो भी आता है एक व्हाइट कॉलर बनकर ही आएगा, आपसे बात करेगा, व्हाइट कॉलर बनकर बात करेगा। तो ऐसे फ्रॉड रेशियो बढ़ रही है। तो आजकल ज्यादातर लोग शादी से पहले एक जनरल इंक्वायरी करवाना एक जरूरी समझते हैं कि जिससे कि उनको एक क्लैरिटी आ जाए कि हाँ भाई ये सब चीजें जो हो रही हैं, वो जो उन्होंने बताया है वो कितने हद तक सही है। और कोई भी सिटी हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जहां तक आपने बताया कि पूछा कि आइडेंटिटी छुपाने वाली बात, ये रेशियो भी है, तभी मैंने कहा फ्रॉड बढ़ रहे हैं। हमने एक अभी पीछे रिसेंटली केस जो उसको पर्दाफाश किया था, एक मुंबई का केस था। उसमें किसी प्लेटफॉर्म पे वो लड़की को मिलता है और उसके बाद वो उसको अपनी आइडेंटिटी, लड़की वाले काफी वेल ऑफ थे, बहुत अच्छे ही थे, तो उसको अपनी आइडेंटिटी बताता है कि जी मैं इस अपार्टमेंट में रहता हूँ जहाँ पे फिल्म स्टार रहते हैं, नाम बताया बट हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। उसके बाद मेरी ये कंपनी है, मेरा ये बिजनेस है, ये सब उसने बताया। और वो जो कंपनी के बिजनेस बता रहा था या जो नाम बता रहा था, अगर आप उसको भी कहीं को सर्च करेगा तो नजर आएगा। ओके। तो उसने कुछ ऐसा गेम बिछाया जो कि मतलब उन्हें कहीं डाउट हुआ
और वो हमारे पास आए और हमने जब उनकी इंक्वायरी करनी स्टार्ट करी, वो सारी चीजें उसकी फ्रॉड निकली। ना वो उस अपार्टमेंट में रहता था, ना वो उसके बिजनेस थे, उसे स्मॉल बिजनेस था उसका कोई, और रहना जो उस एरिया में रहता था वो भी एक बहुत ही मतलब एक नॉर्मल वे में रहता था। ओके। तो वो उन्होंने बहुत ही इस चीज को हमारा मतलब बोला कि भाई अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम बहुत बुरी तरह से फंस जाते, क्योंकि वो लड़की को एक जो कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट शोल्डर दे चुका था। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है, जो सबसे बड़ी मेरे हिसाब से गलती तो नहीं बोल सकते बट जल्दबाजी है कि जब आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पर या कहीं पर कोई रिश्ता आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो बच्चे आपस में बात कर लें, बच्चे आपस में मिल लें, ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। उसमें वो ये नहीं सोचते कि अगर कोई दोनों में से कोई फ्रॉड है, वो तो उसी ढंग से अपने आप को शो करेगा, प्रेटेंड करेगा कि हाँ भाई मैं आपके लिए कितना बेटर हूं, और वो उसको सॉफ्ट कॉर्नर देके उसको इमोशनल करके उसको ही ढंग से अपने जाल में बिछा लेगा कि आप अगर रिश्ता नहीं भी करना चाहोगे तो बट वो बच्चा जो है, लड़का या लड़की, वो तोड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से मतलब लड़का जो है, जो जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, लेकिन माँ बाप और फैमिली का इंटरफेरेंस इज मस्ट अगर आपको अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो दैट्स रिक्वायर्ड। राइट। मतलब आपने ये बहुत अच्छे स्टेप्स बताए कि जनरली क्या होता है कि मिलते हैं और बच्चों को बोल देते हैं कि जाओ बात कर लो, बट उससे पहले आप पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लो, अगर आपको लगता है कि सही है देन ओनली यू कैन प्रोसीड। यस, राइट सर। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि लव मैरिज में ज्यादा आपको केसेस आते हैं फ्रॉड होने के या अरेंज मैरिज में, कैसे केसेस आते हैं ज्यादा? देखो ये कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर देखें तो फ्रॉड जो हो रहे हैं, जो चीटिंग्स हो रही हैं, वो लव मैरिज में ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि लव मैरिज में क्या है, आपने किसी लड़के को पसंद किया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिला, और आपका अगर फैमिली से बॉन्डिंग स्ट्रांग है, आप अपनी हर जगह पे फैमिली का कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हैं, तब तो चांसेस कम है फ्रॉड होने के। अगर आप अपनी फैमिली से कट ऑफ हैं और आप किसी लड़के से प्यार करती हैं और उसको मिलती हैं, जाती हैं, और अगर वो लड़का किसी स्पेशल माइंड से ही आपके साथ मिलने के लिए आया है और वो जब वो ये देख लेता है कि इस लड़की का अपनी फैमिली से कोई ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है, तो वो अपने हिसाब से लड़की को चलाना शुरू करता है। जब वो अपने हिसाब से लड़की को ऑर्डर करता है, अपने हिसाब से लड़की को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वे ऑफ लाइफ में ढलने के लिए बोलता है, तो वहां सिचुएशन खराब हो जाती है और वहां फिर फ्रॉड चीटिंग के केस बन जाते हैं। राइट। तो फैमिली बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। अगर हम फैमिली से कट ऑफ करते हैं, हम उनको ट्रस्ट लेवल हर चीज के ऊपर से हटा देते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आगे चल के वो ठीक नहीं है। तो ये तो हम कपल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एक फैमिली के अंदर भी, जैसे कोई बड़ा परिवार है, तो आपस में भी ऐसा स्पाई करवाते हैं लोग फैमिली के अंदर अंदर भी? बिल्कुल करवाते हैं दिव्या। ओके। यही तो हम देख के परेशान हैं कि दुनिया में अब हो क्या रहा है। बच्चे अपने माँ बाप पे स्पाई करवा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। ऐसा कोई केस बताइए। बच्चे अपने माँ बाप पे स्पाई करवा रहे हैं। अभी लास्ट ये कई बार हुआ है, बट अभी रिसेंटली मेरे पास 2 बच्चे आते हैं। मतलब किस एज के? एज अराउंड 18 ईयर 20 ईयर्स। ओह अच्छा। देन इससे बड़े ही होंगे। एंड वो आते हैं, कहते हैं कि हमारी मदर का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ओके। अच्छा। और हमने वो मॉम के सामने रखना है कि आप गलत कर रही हैं। हमारे फादर बहुत इनोसेंट है,
तो अब क्या कहूं, मतलब ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो नहीं आने चाहिए थे, बट ये हो रहा है। ये हो रहा है। और पेरेंट्स तो बहुत आते हैं हम्म, जो अपने बच्चों पे पूरी आई रखवाते हैं ओके। कि हमारी बेटी रात को लेट आती है, हमारी बेटी यहाँ जाती है, या बेटा जाता है, कोई इसमें बेटा बेटी वाली बात नहीं है। बेटा रात रात नहीं आता, सवेरे आता है। ये गलत संगति में तो नहीं पड़ गया? इसके जो सर्कल है वो कैसा है? कोई लड़कियों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? कोई इसको ब्लैकमेल ना कर ले, कोई ड्रग्स में ना चला जाए? परेशान होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को बोलो फाइट करते हैं, मैं घर छोड़ दूंगा। एंड आई थिंक ये ड्रग्स वाला भी काफी इशू आता बहुत होगा। ज्यादा चल रहा है, वो डर लगता है ना माँ बाप को। तो इस वजह से माँ बाप भी बच्चों पे बहुत करवाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे को जब समझाते हैं तो बच्चा फाइट करता है। आजकल कोई भी बच्चा, आप समझते हैं कि छोटा तो रह नहीं गया, 10-12 जो 12वीं क्लास में पढ़ता है वो अपने आप को बहुत मैच्योर समझता है। ट्रू, सही बात है। सर कितनी डिटेल्स तक जाना लीगल रहता है, और कहाँ तक? एक होता है ना कि जैसे आप अपना फर्स्ट बता रहे हैं कि बैंक पहुंच गए, दैट्स इलीगल, तो वो नहीं मिलता। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना एक मतलब एक बॉर्डर लाइन है कि आप उसके आगे नहीं जा सकते? देखिए, पहली बात तो ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो भी की जाती हैं वो लीगल दायरे में ही करनी चाहिए। हम किसी की भी प्राइवेसी को टच नहीं कर सकते। ओके। अगर हम सपोज किसी को अगर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई फ्रॉड चीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी के ऊपर कोई हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हमारे को ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कोई उसका प्राइवेसी जो है वो उसके खंडन नहीं होना चाहिए। हम उसके घर में एंटर नहीं कर सकते, हम उसके कोई पर्सनल चीजों में एंटर नहीं कर सकते, हम उसकी कोई ऐसी चीज को एंटर नहीं कर सकते जिससे उसकी एक प्राइवेसी एक्ट को हम खंडन करते हैं। तो वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि हम बस अब हम पकड़े जाएंगे? देखो, पकड़े जाने की बात नहीं होती दिव्या, बात होती है सामने वाले को क्या कोई शक तो नहीं हो रहा है। हाँ, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल, अब एक पर्सन है, वो चंडीगढ़ आते हैं लुधियाना से, ठीक है, वहां पे एक होटल लेते हैं, होटल में रुक जाते हैं, हमें पता लगता हम भी वहां पे जाके रुक जाते हैं, उसी होटल में हम भी रुके हुए हैं, ठीक है। अब हमने उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करना है कि भाई ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, लड़की से मिलते हैं या क्या करते हैं, ठीक है। और अब वो वहां से कैसे जाएंगे, क्योंकि वो अपनी कार से नहीं आए हैं, अब वो कैसे जाएंगे, कब निकलेंगे, होटल से कब नीचे आएंगे, कब बाहर जाएंगे, कब बाहर उनको फॉलो किया जाएगा, यू डोंट नो। तो आपको जो है रूम ले रखा है आपने, इट्स ओके, बट अब आप कितनी देर लॉबी में बैठेंगे, देयर इज नो टाइम फिक्स ना। तो आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप लॉबी में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की नजर में तो आते हैं ना। तो जैसे ही वो वहां से निकलेंगे, वो लॉबी वाला पर्सन जो है वो उनको देखेगा, उसके बाद कौन सी कार में जा रहे हैं वो आगे इंस्ट्रक्शन देगा, किस कार में जा रहे हैं वो उसको वहां से देखेगा। तो तेरे एक बहुत बड़ा सर्कल होता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि आप जब बार बार सामने आते हैं तो सामने वाले को भी कोई डाउट हो जाता है, तो हमें इमीडिएटली वो टीमें चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सब लीगल दायरे में किया जाता है। कोई इसको कि इलीगल के अंदर हम उसके कमरे में नहीं घुस सकते, होटल में जहाँ पे वो रुका हुआ है, दैट इज प्राइवेसी एक्ट। सर, आपने आई एम श्योर कुछ सेलिब्रिटीज का भी, कभी ऐसे वेल नोन पर्सनालिटीज का भी किया होगा, और जब मैं सेलिब्रिटी और डिटेक्टिव को जोड़ती हूँ तो मेरे को तो बादशाह मूवी ही दिमाग में आती है। वैसे आपकी फेवरेट ऐसी मूवी कौन सी है जो डिटेक्टिव के ऊपर या उनसे लिंक्ड हो? नहीं, देखो, मैं खुद 35 साल से डिटेक्टिव प्रोफेशन में हूँ, तो मूवीज मैं इतनी देखता नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो सेलिब्रिटीज हैं, आपका क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करिए प्लीज। मैंने 2 क्वेश्चन मर्ज करे कि आपकी फेवरेट बॉलीवुड मूवी ऐसी कौन सी है
जिसमें डिटेक्टिव और इन सब का थोड़ा बहुत लिंक हो, और आप जिस तरीके से काम करते, तो आपने कोई सेलिब्रिटी के लिए कोई केस करा हो, उनके लिए Okay. कुछ ऐसा? तो मैंने जैसे आपको बताया कि डिटेक्टिव लाइन में मैं हूँ इतने सालों से, और हम हर चीज देख रहे हैं, और हम डिटेक्टिव्स के ऊपर तो फिल्में बनती हैं, तो मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। Okay. ठीक है। जहां तक रही सेलिब्रिटीज की कोई ऐसी केस के बारे में जिनको हमने कोई ऐसा देखा हो, देखिए कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं, हाँ, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर मेरे से पूछो तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि ये खुद ही ओपन बुक है, इनका कुछ छुपा हुआ नहीं है, राइट, दे आर ऑल ओपन। तो ऐसी बड़ी सेलिब्रिटीज के ऊपर कभी इन्वेस्टिगेशन ना हुई है ना होती है। हाँ, कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज होती हैं जो कि फेमस तो हैं, लेकिन इस लेवल की नहीं। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हरकतें करते हैं जिनके केसेस हमारे पास आते हैं। तो आपने करे हैं ऐसे केसेस? बिल्कुल करे हैं। बताइए हमें। नाम नहीं ले सकते हम किसी का, हाँ, लेकिन वो सेलिब्रिटी एक फेमस सेलिब्रिटी है, एंड सब जानते हैं, नाम उसका फेमस है। अब वो पर्सन जो है, मतलब उसकी वाइफ को डाउट होता है कि भाई इनका लिंक तो हर एक से रहता है, उठना बैठना। अब हमारे को बोलते हैं जी ये सिंगापुर जा रहे हैं, ओके, और हमें डाउट है, तो हम कहते हैं ठीक है, हम भी हमारी टीम को भेजते हैं सिंगापुर, और हम उसी जगह पे हम उनको इंक्वायर करते हैं सारी, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटीज को इंडिया में तो सब जानते हैं, बट बाहर इतना फेमस नहीं होते हैं। तो वो सिंगापुर में कमरे में रहते हैं, गर्ल्स के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं, वो सब चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उन सेलिब्रिटीज को जो है हमारे पास कई एविडेंस आते हैं, सब कुछ होता है, और हम उसकी वाइफ से डिस्कस करते हैं, बट सिक्रेसी मेंटेन रहती है, 110% सिक्रेसी मेंटेन रहती है। आज तक 35 इयर्स के अंदर किसी की भी सिक्रेसी लीक नहीं हुई है। तो सर, आई एम श्योर कि जब हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो आज के टाइम पे कॉल रिकॉर्डिंग्स काफी ज्यादा आसान होती है कॉल रिकॉर्ड करना, तो क्या ये लीगल होता है कि हम कॉल रिकॉर्ड्स करें? नहीं, कॉल रिकॉर्ड करना इलीगल होता है, और कॉल रिकॉर्ड कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप किसी की कॉल रिकॉर्ड कर लोगे, कोई मेथड नहीं है। ओके, मेथड सिर्फ वही है कि आपने मेरे को फोन किया, आपके फोन में रिकॉर्डर है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मैं चाहूं कि आपकी और सामने वाले की बातचीत रिकॉर्ड कर लूं, वो कोई मेथड नहीं है। ओके, तो अगर कोई बोलता है तो वो गलत है। देयर इज नो दिस टाइप ऑफ मेथड कि किसी की कॉल रिकॉर्ड किया जा सके। और सर, आज के टाइम पे गर्ल्स हर प्रोफेशन में है, तो एज डिटेक्टिव कितना गर्ल्स जो हैं इस प्रोफेशन में आ चुकी हैं, और गर्ल्स के लिए कितना चैलेंजिंग है, सेफ है, कैसा प्रोफेशन है डिटेक्टिव? देखिए, गर्ल्स काफी आती हैं और काम कर रही हैं, और चैलेंजिंग तो देखिए हर जॉब है, आप कोई भी काम करती हैं उसमें चैलेंजिंग तो है ही है। और इस प्रोफेशन के अंदर जो है गर्ल्स बल्कि कई बार ज्यादा सक्सेस रेशियो में रिजल्ट लाती, तो गर्ल्स आ रही हैं और बड़े बड़े केसेस हैंडल कर रही हैं, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस जो होते हैं कई बार सिर्फ गर्ल्स की ही जरूरत पड़ती है, जहां पे उनको एंट्री इजी मिल जाती है। तो गर्ल्स आ रही हैं और अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, कोई चैलेंजिंग नहीं है। बट हाँ, वो सेम चीज है जो मैंने पहले बोली आपको, कोई भी लड़की होगी, कोई भी लड़का होगा, शार्प होना चाहिए, उसका माइंड एकदम जिसे कहते हैं ना लेंस की तरह देखने वाला होना चाहिए, तभी वो लड़की या लड़का काम कर सकता है। तो सर, ये जो आपका काम है, आपका प्रोफाइल है, काफी रिस्की है, तो अगर आपके हम जर्नी को देखें तो आप कौन सा आपका ऐसा केस रिकॉल करोगे जो आपको लगा हो कि ये सबसे ज्यादा अभी तक रिस्क मैंने इसमें लिया, बहुत रिस्की रहा? देखो, रिस्की केस तो बहुत किए हैं,
और आते भी हैं। अब उसमें एक केस का मैं आपको अगर बताऊं कि हमारी टीम किसी कंपनी में अंडर कवर के रोल कर रही थी। ओके। अंडर कवर आप समझ सकती हैं जी कि सर। कंपनी अपने ही पेरोल पे हमारे लोगों को अपनी टीम अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बना के रखते हैं, ठीक है। जिससे कि जो वहां अंदर कुछ अगर गलत चल रहा है तो वो उनको पहले से आभास हो जाता है, पता लग जाता है कि भाई ये होने वाला है, तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो हमारी टीम एक ऐसी बड़ी कंपनी थी जो स्टील कंपनी थी, बहुत बड़ी, जिसका मुंबई में बहुत ही इंटीरियर इलाकों के अंदर ऐसी जगहों पे उनकी फैक्ट्री थी और वहीं पे उनका रहना सहना भी, मकान भी वहीं बना के देते हैं। ओके। वो आप बाहर नहीं जा सकते, आप अंदर ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं। बहुत बड़े स्केल पे होता है। अब वहां पे हमारी टीम जो है वहां पे काम कर रही थी और अब एक कमरे के अंदर 4 लोग बैठे हैं। 4 लोग बैठे हैं और वो कुछ प्लान कर रहे हैं कंपनी को नुकसान पहुंचाने की। ओके। और हमारा जो पर्सन है, जो अंडर कवर है, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा। ओके। और वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है। अब वो डिस्कस खत्म होता है, सब अपने अपने चले जाते हैं। अंडर कवर मुझे बताता है, सर ये बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, मशीनें खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बड़ा कंपनी का नुकसान हो जाएगा। मैं वहां के जिस पर्सन ने मुझे उस कंपनी का काम दिया हुआ था, जो वहां के जीएम थे, मैंने उनको फोन करता हूं मैं रात को कि सर ऐसे ऐसे है, दिक्कत है कुछ, मतलब आगे दिक्कत आ सकती है, अभी एकदम नहीं आएगी बट हफ्ते 10 दिन में आ सकती है। वो पर्सन कहते हैं आप मुझे वो फुटेज भेज दो। मैं कहा सर ये फुटेज हम तब भेजते हैं जब हमारी अंडर कवर टीम वहां से बाहर निकल जाए, मतलब उसी प्रेमिसेस के अंदर नहीं होनी चाहिए ना। कहते यार आप हम पे बिलीव करो, मैं सर अपने देखने के लिए, आप मुझे भेज दो। मैंने उन पर ट्रस्ट किया और मैंने वो फुटेज भेज दी। उन्होंने फुटेज देखी तो उसके बाद उन्होंने अपने ओनर से बात कर ली। ओके। ओनर से बात कर ली, बट नेचुरल है, जो ओनर है वो इमीडिएटली वो भी फुटेज मांगेंगे। उन्होंने भी फुटेज मांगी और इन्होंने उनको भी दे दी। ओके। अब जब ओनर को दे दी तो आप ओनर हो या मैं ओनर हूं या कोई भी हो, ये फुटेज देख के उसका पारा जो है वो खून खोल जाएगा। उसने इमीडिएटली फैक्ट्री के जो सीनियर थे उनको कॉल किया कि भाई ये 4 लोग फुटेज मिली है और ये ऐसे ऐसे है, इन 4 लोगों को बुला लो। अब जब ये चीज ओपन हो गई, अब उन 4 को पता है कि किसी 4 में से किसी एक ने फुटेज भेजी है। राइट। जब 4 ही बैठे हैं तो फुटेज तो 4 में से एक ने ही बनाई है ना, वो कल्प्रिट कौन है? तो हमारे टीम का रात को वहां से निकलना ऐसा टफ हो गया था, ये समझो कि वो तो सिचुएशन ऐसी थी कि उसे मार काट के फेंक देते। वहां पे उसने हमें फोन किया, हमने फिर वहां पे टीम एक और भेजी, वहां से वो जंगलों में फैक्ट्री अंदर थी, वहां से हमने उसको गेट तक बुलाया, गेट से किसी तरीके से हमने निकाला। तो दैट्स अ वेरी वेरी रिस्की एंड टफ जॉब, जो कि वो भी एक सबक था हमारे लिए कि हमें ऐसे काम में, मतलब कंपनी ओनर्स में भी ट्रस्ट नहीं करना है। मतलब ये ऐसी स्टोरी थी कि इस पे मूवी बन सकती है। हाँ, नहीं मूवी बनने के लिए तो बहुत स्टोरीज है हमारे पास। अच्छा। हाँ, नाइस। मूवी बनने के लिए तो बहुत स्टोरीज है। तो सर आपके 35 इयर्स में अभी तक की जर्नी में कोई ऐसा केस जिसने, कहते हैं ना, आपको पूरा हिला डाला कि यार ये क्या है, ऐसा भी हो रहा है, तो ऐसा कोई एकदम अनोखा केस और जिसने आपको बहुत इमोशनली टच भी किया हो, तो ऐसा कुछ स्टोरी बताइए। दिव्या, ऐसा केस कई हैं, लेकिन एक केस ऐसा है जो शायद मैं कभी भूलूंगा नहीं।
जो मेरे इमोशनल कह लो, दिलों से कह लो, मतलब अभी तक मुझे झंझोर देता है। और वो केस ऐसा है, एक लेडी जो दिल्ली में रहती हैं, उनकी शादी होती है और एक बेबी होता है आफ्टर मैरिज, मतलब जो भी टाइम लगा लो। एंड उसके बाद उनमें अनबन होती है और बेबी 2 साल का या 1.5 साल का हो चुका होता है, उनमें आपस में अनबन होती है और म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाता है। ओके। और लीगली वो कहती है बेबी मैं नहीं दूंगी, बेबी मुझे ही चाहिए, बेबी मैं नहीं दूंगी, लड़का था मैं नहीं दूंगी। खैर वो पूरा आपस में लिखत पढ़त होके वो जो भी 1 टाइम एलिमनी देना है, जो भी करना है वो करके वो केस को खत्म किया जाता है और सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद तब बेबी 1.5 साल का होगा, इसका किसी के साथ बातचीत शुरू होती है इन बिटवीन आफ्टर डाइवोर्स, और वो लड़की किसी एक पर्सन के साथ अटैच हो जाती है और वो लड़का भी अटैच हो जाता है। काफी आपस में इनका उठना बैठना हर चीज हो रहा था, मतलब पूरा फिजिकल भी हो रहे थे, सब हो रहा था, सब चीजें चलना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो पर्सन था वो अनमैरिड था, बट एज अकॉर्डिंग टू ठीक थी दोनों की, बट पहली शादी थी, अनमैरिड था। अब उसने जब ये अटैच हुए थे तो इसने बोला था, बता दिया था मेरा बेबी है, तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो लड़का उस टाइम उसके अटैच था। चलता रहा 6-8 महीने ऐसा चला, लड़का 2-2.5 साल का हो गया एंड उसके बाद उस लड़के की कहीं पोस्टिंग हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ओके। अब इसने बोला कि भाई आप ऐसे जा रहे हो, मेरे शादी करनी है हमने, तो शादी करके आप मुझे भी लेके जाइए। बातचीत हुई तो वो कहने लगा कि शादी तो मैं आपसे कर लूंगा, बट आपको बच्चा छोड़ना पड़ेगा। और उसकी सिर्फ मदर थी, फादर नहीं थे लेडी के। आप बच्चे को आप किसी को दे दीजिए, तब तो मैं आपके साथ शादी कर सकता हूं, नहीं तो मैं शादी नहीं कर सकता। ओके। अब वो लेडी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई कि भाई ये क्या हुआ, जिस बच्चे के लिए मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी को आगे रखा है, आज ये कह रहा है बच्चे को ही छोड़ दीजिए। तो वो लड़का नहीं माना। अब ये लेडी भी बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी थी। एंड आफ्टर दैट इसने ये डिसीजन लिया कि मैं बच्चा अपना ऑर्फनेज में दे देती हूँ। अच्छा। हाँ। और ये बच्चा इन्होंने लेडी ने ऑर्फनेज में दे दिया। ओके। और उसके बाद उससे शादी करी और ऑस्ट्रेलिया चली गई। इन बिटवीन 2 साल के बाद उसकी मदर की भी डेथ हो गई। ओके। बच्चा दे दिया गया था, वो चैप्टर क्लोज हो गया था। वहां चलता रहा सिस्टम, लाइफ का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लगभग 16 साल के बाद, 16 साल, 10 साल के बाद, ओके, टोटल 16 है, 10 साल के बाद उस हस्बैंड की भी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और वो एक अच्छा उसके पास उसने वहां पे अपना बिजनेस या जो भी प्रॉपर्टी बनाई थी वो सब बट नेचुरल लेडी के पास आ गई और लेडी अकेली हो गई। आफ्टर दैट 6 साल के बाद लेडी को डिटेक्ट होता है कि उसे
ब्लड कैंसर है, ओके। उसे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। अब उसको ये पता लगता है कि भाई अब तो मेरी जिंदगी जो है ज्यादा दिन नहीं रहेगी। एंड वो लेडी उस टाइम पे फिर उसको अपने पुरानी चीजें याद आती हैं कि उसने क्या क्या गलत किया, कैसे कैसे उसने अपने बच्चे को छोड़ा, कैसे कैसे उसने ये सारे काम किए। वो उसे जो अपनी जो माइंड के अंदर वो स्टोरीज घूमने लग जाती हैं। एंड वो फिर वापस अपने किसी रिलेटिव दोस्त के साथ, मतलब भाई बना हुआ था, उसके साथ इंडिया आती हैं। इंडिया आकर वो मेरे से बात करती हैं कि मुझे उस बच्चे को ढूंढना है, ओके। जो बच्चा 2-2.5 साल का ऑर्फनेज में दे दिया गया था। अब वो बच्चा 18 साल क्रॉस कर चुका था, मतलब उस पीरियड के हिसाब से। एंड फिर हमारी टीमें कहती हैं तो इम्पॉसिबल, बट हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। और वो हमने वर्क स्टार्ट किया, उसमें हमारे को 2 साल और लग गए। ओके। बहुत लंबे प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। हमने एक एक जगह पे जाके एक एक पॉइंट्स को लेके एक एक, हमें मालूम है हमें क्या क्या किया हमने। 2 साल लगे, बट हमने वो फाइंड आउट कर लिया कि वो इस टाइम पे बच्चा कहाँ पर है। अच्छा। वो एक बहुत ही बड़े परिवार के पास था। ओके। हमने उनको बताया, बच्चा वापस नहीं मिलना था, लेकिन वो माँ सिर्फ उसके मिलना पास गई और उससे मिली, और उसके बाद उसने जो भी माफिया मांगी या जो भी किया व्हाटएवर, एंड जो भी अपनी प्रॉपर्टी या जो भी उसके पास था वो सब उसने बच्चे को नाम कर दिया, बच्चे को दे दिया। एंड कुछ टाइम के बाद उसकी भी डेथ हो गई। तो ऐसे कैसी स्टोरियों में दिखते हैं, बट हकीकत में बहुत कम आते हैं। राइट सर। सर पर्सनली आप जैसे इतने सारे जब ऐसी चीजें देखते हो तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रॉमा, क्योंकि एक तो ट्रॉमा होता है जो हम खुद फील करते हैं, जो हमारे साथ होता है। एक अनदर काइंड ऑफ ट्रॉमा इज जो हमारे सुनने पे, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस होती है, इतना क्राइम देखना, और उससे भी थोड़ी सिचुएशन ट्रॉमेटिक हो जाती है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में वो चीजें कितनी इम्पैक्ट करती हैं सर? देखिए, इम्पैक्ट तो करती हैं, नो डाउट, कि जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन हम स्ट्रांग बनते हैं। हम उन चीजों पे उसी एक्सपीरियंस को लोगों से शेयर करते हैं कि आप ये ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। उसी एक्सपीरियंस को लेके हम बहुत परिवारों को बचाते हैं। उसी एक्सपीरियंस को लेके हम समाज के अंदर से बुराई को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बट हम स्ट्रांग रहते हैं। अगर वो चीजों पे हमारे पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा तो फिर हम डिटेक्टिव नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है। राइट। तो वो थोड़ा आपको स्ट्रांग तो होना ही पड़ता है। यस, बिल्कुल होना पड़ता है, बहुत होना पड़ता है। राइट। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपके स्किल्स आपको काम आते हैं? छोटे मोटे? हाँ, बिल्कुल आते हैं। जैसे कि मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखो कोई भी ऐसा, सॉरी सर टू इंटरप्ट, जैसे कि आपने जब स्टार्ट किया था ना, आई एम श्योर उस टाइम पे जो क्रेजीनेस होता है कि अच्छा मैं ये करता हूँ, मैं करता, तो आपने अपने घर में और अपने आसपास के लोगों में, अपने दोस्तों में कुछ ऐसी कभी कोई ट्रिक्स करी है? नहीं, देखो क्या है कि सबको मालूम है मेरा प्रोफेशन, तो मेरे से लोग राय लेते हैं। चाहे फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो फैमिली है, चाहे जो भी है, ठीक है। और मेरी राय ऑलवेज अनबाइज्ड होती है। मैं कभी भी मतलब बाइज मैं हूं ही नहीं, मैं पर्सन ही बाइज नहीं हूं। मतलब मैं हर चीज को मानता हूं, हर चीज को नहीं मानता हूं। मतलब मैं एक तरफ कभी नहीं कहूंगा कि यही चीज सही है। आई एम टोटली अनबाइज्ड। अगर, और मेरे घर में सारे अनबाइज्ड हैं। मतलब अगर सपोज मेरी गलती है और मैं आपके साथ बैठा हूं और किसी बात पे हम बहस कर लेते हैं, और आफ्टर दैट मेरी डॉटर मुझे बोलेगी नहीं डैड यू आर रॉन्ग, चाहे वो आपको ना भी जानती हो। तो ये मैंने चीजें उनको जिंदगी की सिखाई हैं। सच्चाई पे चलना और कॉन्फिडेंस को रखना, कोई गलत काम ऐसा नहीं करना
जो दाग लगे, हम्म, कभी मैं उन पे स्पाई नहीं करता, कभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट मैंने कभी उनके ऊपर कभी स्पाई नहीं किया। बट हाँ, इतनी मैंने उनको संस्कार, एजुकेशन और वो सब चीजें, कॉन्फिडेंस दिया, जो कि टचवुड सब ठीक है। सर सबसे ज्यादा क्या डिमांड आती है कोई केस में, जैसे जो क्लाइंट्स है सबसे ज्यादा क्या चीज डिमांड करते हैं आपसे? आजकल तो सारे क्विक रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, कहते हैं जी व्हाट्सएप चैट दे दीजिए, हाँ, व्हाट्सएप रिकॉर्ड दे दीजिए। हाँ, मैं उनको ये समझाता हूं, अगर व्हाट्सएप चैट या व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स आपको क्या किसी को भी मिल जाए तो 80% हमारे देश में डाइवोर्स हो जाएंगे। इतनी गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। राइट। उसके पीछे क्या है क्या नहीं है वो अलग चीज है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट्सएप चैट मिलना या व्हाट्सएप रिकॉर्ड कोई ऐसा मिलना, फोटोग्राफ, गैलरी, ये सब चीजें ये पॉसिबल नहीं होती हैं। ये सिर्फ बातें हैं। किसी का फोन अगर हैक होन करना है, अगर फोन, तो वो फोन के अंदर वो एक इलीगल सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, वो सब किया जाता है, तब वो चीजें हैक होंगी। अगर मुझे आपका फोन का अगर डाटा चाहिए तो वो आपके फोन के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर हवा में इंस्टॉल नहीं होगा। राइट। वो फोन आएगा, वो इलीगल है, तो तब वो डाटा आएगा, वो भी आईफोन में नहीं आता है। तो मैं हर एक को यही समझाता हूं कि ऐसे चीजों के अंदर आप ज्यादा मत एंटर करिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों को एंटर करेंगे तो कभी भी लाइफ में निकल नहीं पाएंगे। अगर आपको आदत पड़ गई अपने पार्टनर पे स्पाई करने की, या उसको हर चीज को देखने की, उसकी हर पॉइंट को समझने की, तो आप अपनी जिंदगी से खुशी से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा माइंड को ओपन रखिए, चाहे उसमें हमारा प्रोफेशन में मतलब बिजनेस कम होगा लेकिन कुछ एथिक्स हैं। तो मैं ये समझाता हूँ लोगों को कि ज्यादा स्पाई मत कराइए। हाँ, जब तक कि पूरा एक तरीके से आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज हो रही है, खाली हर बात पे शक मत करिए। क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा चलो देखते हैं क्या कर रहा है हमारा पार्टनर, या क्या कर रही है मेरी वाइफ। तो ये किस हद तक आपको लगता है ये सही है? नहीं, गलत है बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर आप ज्यादा अपने पार्टनर पे शक करेंगे, पार्टनर को स्पाई करेंगे, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने घर की खुशी को खत्म कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन गलत है तो आपकी स्पाई करने से वो सुधरेगा नहीं, आपको फिर डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो स्पाई तब करवाइए जब आपको बिल्कुल लगे कि हाँ भाई ये मेरे से इसके साथ रहने लायक ही नहीं है ये पर्सन। मतलब आप दो नाव में पांव रख के नहीं चल सकते कि ये पर्सन मेरे साथ गलत करता है, इसने पहले भी किया, अब भी किया, ऐसा किया और या फिर कर रहा है। तो स्पाई करके एविडेंस लेके फिर उसको ऊपर आप जो भी एक्शन लेना है वो आप ले सकती हैं। लेकिन अननेसेसरी शक करना वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, गलत है। राइट। सर जैसे आप कोई केस लेते हैं तो उससे कौन कल्प्रिट है उसको पकड़ना तो आपका काम है, लेकिन कभी ऐसा कोई केस जिसमें आपने किसी को इनोसेंट साबित करा हो? और स्पेशली सर आजकल मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, आप भी मुझे बताइए, कि आजकल ना लड़कियां बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं लॉ का, अपनी पावर का, और लड़कों को फंसा दिया जाता है या लड़कों के साथ थोड़ा चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा कभी कोई केस आपका, कोई आप हमसे शेयर करें? बिल्कुल ऐसे बहुत केस हैं, प्लीज शेयर करें। अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो शायद 5-6 घंटे लग जाएंगे, तो पब्लिक भी बोर हो जाएगी, भाई कितना सुने लेकिन जैसे आपने बोला कोई इनोसेंट, ठीक है, एक पर्सन थे, रेपुटेड पर्सन थे, ठीक है, और प्रोफेशन में ही इज ए डॉक्टर, ओके, राइट। दिल्ली का ही केस है, और वो
एक अच्छे शरीफ इंसान। वहां पे एक लड़की आती है, लड़की आके उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करती है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है। वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके बाद आना शुरू कर देती है। शुरू कर देती है तो कहीं ना कहीं उनकी एक बॉन्डिंग थोड़ा सा पेशेंट से हटके एक फ्रेंडली हो जाती है। ओके, ठीक है। अब वो फ्रेंडली हो जाती है और वो उनके साथ अपनी कुछ बातें करती रहती है, वल्गर बातें थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देती है और धीरे 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 उनको जो है अपने जाल में फंसा लेती है। यहां पर गलती डॉक्टर की भी है, मतलब कि वो उसके जाल में आ गए, फंसता चला गया। ठीक है, ओके। बट डॉक्टर अनमैरिड था, ओके, तो वो एज ए अटैच होता चला गया ओके, उसके साथ। अब वो अटैच होता चला गया एंड आफ्टर दैट वो लड़की जो है ओपनली उसके साथ घूमना फिरना स्टार्ट हो गया। फिर किसी तरीके से वो उनको कहीं होटल वगैरह में ले गई और वहां पे वो फिजिकल हुए और आफ्टर दैट उस लड़की ने अपना रंग दिखाया और उस डॉक्टर से 50 लाख की डिमांड करी कि आप मुझे 50 लाख दे दीजिए तो मैं आपको जिंदगी से चली जाऊंगी, नहीं तो मैं आपको रेप के केस में फंसा दूंगी। डॉक्टर परेशान कि ये क्या हुआ। उसने बहुत पहले तो अपना गुस्सा दिखाया, लेकिन लड़की को पहले से मालूम था कि उसने क्या क्या करना है। एंड डॉक्टर ने कहा आपको जो करना है कर लो, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। आफ्टर दैट उनकी एक गैंग होता है, ना कि वो अकेली थी, उन्होंने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। केस फाइल कर दिया और काफी लंबा सिस्टम चला, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि जो खुद बेशर्म होगा तो उसको डर नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया में निकले तो फिजिकल तो हुए थे। अब उसके अंदर वो तो बाद की बातें हैं क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन वो तो अरेस्ट होगा ही होगा। वो अरेस्ट हुआ और नॉन बेलेबल है, वो उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ओके। एंड जब ये चला गया तब उसकी फिर फैमिली से हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे ये हुआ है और हमारा भाई इनोसेंट है। मैं तिहाड़ में उसे मिलने गया, मैं उससे मिला, उससे सारी मैंने स्टोरी को समझा और हमें समझ में आ गया कि लड़की ने कुछ गेम खेला है। फिर वो धीरे धीरे हमने चेक करना शुरू किया तो लड़की वहां से छोड़ के वो अमृतसर शिफ्ट हो गई या जो भी था वहां चली गई। वो उसका कोई अपना पुराना घर था वहां पे। हमने फिर वहां पे इंक्वायरीज करी और वहां पे इंक्वायरीज करके हमें पता चला कि ये काफी लोगों के साथ इन्वॉल्व है। ओके। और पहले भी ऐसे कई केस कर चुकी है जो कि अलग अलग थानों में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है। हमने वो सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए। उसके बाद हमने डमी कस्टमर बना के भी उसके साथ कुछ हमने बातचीत करवाई। वहां पे भी लड़की अनफेयर निकली। एंड वो सारे सबूत हमने इकट्ठा करके उनको दिए, उन्होंने कोर्ट में लगाए। एंड कुछ प्रोसेस सिस्टम के बाद वो बरी हुआ। एंड वो इनोसेंट आज भी हमारे लिए कहता है कि आपकी वजह से हम बरी हो गए, नहीं तो निकलना मुश्किल था। सर, तो आप इन जनरल हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप लाइफ की आप क्या टिप देना चाहोगे, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है, फ्रॉड, स्कैम्स, इतने टाइप के लोग, तो आप क्या सलाह देना चाहते हो? देखो, मैं अपने व्यूअर्स को, यंग जनरेशन्स को, सबको यही कहना चाहूंगा कि फैमिली स्ट्रेंथ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप जिंदगी में कुछ भी करिए, मॉडर्न बनिए,
कोई भी जॉब करिए, कोई भी बिजनेस करिए, किसी के साथ भी आपको शादी करनी है करिए, जो आपको ठीक लगता है, लेकिन फैमिली स्ट्रेंथ इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप फैमिली, सामने वाले को ये पता चलता है कि इसकी फैमिली स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मिसयूज होता है, कोई भी हो, फीमेल हो मेल हो। हम ये नहीं कहते कि आप हर जगह पे फैमिली को साथ लेके और साथ खड़ा करिए हर डिसीजन में, नो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप फैमिली स्ट्रेंथ को मत भूलिए कि आपके पीछे जो फैमिली खड़ी है, किसी भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है। सिर्फ इतना भी अगर सामने वाले को पता होगा तो ये फ्रॉड चीटिंग बहुत कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो मैं सबको बताना चाहता हूं, प्यार, विश्वास, ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा शक करना गलत है और फैमिली स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। और सर कुछ कोई ऐसा केस जहां पर किसी फीमेल ही कल्प्रिट निकली हो और उन्होंने धोखा दिया हो, तो ऐसा कुछ बताइए। देखो, आज के ज़माने में दोनों चीज़ें चल रही हैं, मेल भी गलत कहीं ना कहीं कर रहे हैं, फीमेल्स भी कर रही हैं। और बहुत बार हमने देखा है कि मैरिड वुमेन्स के काफ़ी अफेयर चल रहे होते हैं और वो अपने आप को घर पे बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अब क्या सिचुएशन रही अफेयर करने की, वो एक अलग टॉपिक है। राइट। लेकिन अफेयर हो रहा है, गलत चीजें हो रही हैं, ये देख के समाज में अजीब चीज चल रही है। राइट। अभी एक रिसेंट केस मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर हमने देखा एक फीमेल हमारे को हायर करती हैं कि जी मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर स्पाई करना है, और बट मेरी शर्त ये है कि मुझे, जब मैं आपसे फोन करूं तो मुझे पता होना चाहिए मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। ओके। मतलब ये नहीं कि आप शाम को बताएंगे जी आपके हस्बैंड कहाँ कहाँ गए। मैं आपको कॉल करूं और किस किस दिन मुझे करवाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, मुझे डेली नहीं चाहिए। ओके। तो ठीक है जी, मैं कहा जी इसमें ऐसे होगा, चार्जेस ज्यादा होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो एक दिन करती है, एडवांस दे देती है हमारे को 7 डेज का, कि 7 दिन कराऊंगी मैं अपने हिसाब से। ओके। मैं कहा ठीक है जी। अब वो हमें फोन करती है, हाँ जी आप मंडे को आप टीमें लगा दो, हमारे हस्बैंड घर से 9 बजे निकलेंगे, ये उनका डिटेल है, और मैं आपसे जब भी फोन करूंगी तो मुझे रिप्लाई चाहिए। ठीक है, टीमें लग जाती हैं, 9 बजे हस्बैंड निकलते हैं, हमारी टीम उनको देखती है। उसके बाद वो सीपी जाते हैं, और ये डिफेंस कॉलोनी में रहती थी। वो सीपी जाते हैं, सीपी में वो हमें कॉल आता है कि भाई हस्बैंड कहाँ है। हमने कहा जी सीपी में इस जगह पर है। कहते हाँ ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद कॉल आता है, नहीं आधे घंटे के बाद, मैं कहा यहाँ पर है। अब फिर आता है आधे घंटे के बाद, कहाँ है, यहाँ पर है जी। तो ऐसे वो लगभग 2-2:30 बजे का टाइम होगा। तो कहते ठीक है आप टीम को हटा लीजिए। अच्छा। मैं कहा मैडम अभी तो शाम पड़ी है। कहते नहीं नहीं मुझे पता आप कहाँ जाएंगे ये। ठीक है, फिर एक हफ्ता निकल जाता है, फिर कहती है जी मेरे को इस दिन टीम चाहिए। ठीक है जी, हमने टीम लगाई। हस्बैंड कहाँ गए जी, नोएडा आए हुए हैं। ओके, फिर आधे पौने घंटे के बाद आता है, हाँ जी नोएडा में ही है, यहाँ पर है। फिर ऐसे 2-2:30-3 बज जाते हैं। 3 बजे फिर कहती हैं कि टीम हटा लीजिए। अच्छा। मैं कहा मैडम ये तो शाम पड़ी है। कि नहीं मुझे पता है कहाँ जाएंगे। अच्छा।
ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम्म, अब मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि सर दाल में कुछ काला है। सही बात है। हाँ। मैं कहा, मुझे भी लग रहा है। फिर एक दिन हफ्ते बाद 10 दिन के बाद कॉल आता है कि जी कल लगा दीजिए। ओके। मैं कहा ठीक है जी। उस दिन हमने 2 टीमें लगाई। ओके। एक टीम हस्बैंड के पीछे चली गई, एक टीम वहीं रही। अच्छा। और वो टीम, वो घर एक ही था, उन्हीं का अपना ही था, अच्छा। मतलब पूरा घर उन्हीं का था। हम्म, वही फोन आता है आधे पौने घंटे के बाद, हस्बैंड कहाँ है? हाँ, तो जी ये इस जगह पर आए हुए हैं। हाँ, तो ठीक है। उसके बाद वहां से एक BMW गाड़ी आती है, हाँ। उसके घर के बाहर कहीं रुकती है, और एक स्मार्ट सा पर्सन उस घर में एंटर हो जाता है। अच्छा। वो पर्सन वहां, वो लेडी आधे घंटे बाद पूछती रहती है, हम्म, वो वहां पे 2-2:30 बजे तक रहता है। हम्म, उसका तो पर्सन निकलता है, हम्म, वो अपनी गाड़ी उठाता है, हाँ, चला जाता है। अच्छा। उसके 15-20 मिनट के बाद हमारी टीम को कॉल आता है कि छोड़ दीजिए मेरे पति को, मुझे पता है इन्होंने कहाँ जाना है। ओह गॉड। अच्छा। फिर हमने डिस्कस किया, हाँ, टीम ने, हाँ, मैं कहा नहीं ये एथिक्स हाँ, नहीं है, राइट। ये हमें यूज कर रही है, हम्म, ये गलत है। हम्म, तो हमने उसको ये नहीं बताया कि हमने, क्योंकि ये हमारे एथिक्स में नहीं था, राइट, राइट। वो गलत कर रही थी, बट ये हमारे एथिक्स नहीं था कि हम तो आपकी पोल खोल दें। हाँ, तो हमने कहा मैडम नहीं, अब कुछ प्रॉब्लम है, हम मतलब ये केस हम नहीं कर पाएंगे, तो आप बैलेंस पेमेंट आप हमसे वापस ले लीजिए। तो बहुत बोला उसने, क्यों क्या ये वो, मैं कहा नहीं आई एम सॉरी, वो मतलब अभी कुछ टीमें चली गई हैं, जो भी रीजन दे के हमने उसके पैसे हाँ, वापस कर दिए। हाँ, तो ऐसा भी होता है। राइट। सर और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, और स्पेशली जैसे मैंने पहले भी पूछा, बॉलीवुड में इतनी कुछ डिटेक्टिव्स को लेके बनता है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कोई ऐसी स्टोरी सर? दिव्या ऐसी बहुत स्टोरीज हैं जिसमें मैंने कहा मतलब सुनाने बैठूंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, जी। बट एक स्टोरी और बताते हैं आपको। हाँ, एक पर्सन है जिन्होंने शादी करी, हाँ, ठीक है, और वो एक जगह पे रह रहे हैं, हम्म, और उसने दूसरी शादी करी, हम्म, बट पहली वाली वाइफ जो है उसको मालूम है कि दूसरी शादी कर रहा है। कर रहा है, अच्छा। ठीक है, पर दूसरी वाली वाइफ को नहीं मालूम है कि इसने पहली शादी कर रखी है। सर ये तो बॉलीवुड मूवी है। ओके, समझ आ गई? ठीक है, हाँ जी। कि पहली वाली वाइफ को मालूम है हाँ, कि ये दूसरी शादी कर रहा है। कर रहा है, पर दूसरी वाली को नहीं मालूम कि इसने पहली शादी कर रखी है। ओके। ओके जी। अब इकट्ठे कैसे रहेंगे? हाँ, रहना भी इकट्ठे। रहना भी इकट्ठा है। अच्छा, उसने कहा रखूंगा भी इकट्ठा। अच्छा। बढ़िया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी अब, क्योंकि लेकिन एक पहली वाली को तो मालूम है, हाँ, एक ही को संभालना है। एक को संभालना है, दूसरी वाली तो मैनेज कर लेगी। अच्छा। तो ये अपने एक दोस्त को ये घर लेते हैं 3-4 बेडरूम का, और अपने एक दोस्त को, पहली वाइफ को उसकी बीवी बना के वो घर में रख लेते हैं। ओ गॉड। अपने दोस्त को, हाँ, अपनी पहली वाइफ को उसकी बीवी बना के उस घर में अपने घर में रख लेते हैं कि भाई हाँ। इतना बड़ा घर है तो ये भी यहीं रहेगा, हाँ, ठीक है। दूसरी वाली वाइफ इनोसेंट है, हाँ, वो कहती चलने दो। हाँ। लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं जब चलती है, रोज उठना बैठना हो रहा है, रोज खाना पीना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो चिंगारी निकलेगी ना। बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं से तो आइडिया पता लगता ही है। हाँ, तो बीवी को शक होना शुरू हुआ ओके, दूसरी वाली को, ओके। और वो फिर हमारे पास आती है कि भाई मुझे एक दाल में काला लग रहा है, ओके। एंड देन
हम फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके ऊपर स्पाई करते हैं, उनका सब देखते हैं कि हस्बैंड भी ऑफिस जा रहा है, वो दूसरा वाला भी ऑफिस जा रहा है, वो अपनी वाइफ को लेके कहीं गया है, और हस्बैंड जो इधर से गया वो उसकी वाइफ इस हस्बैंड से मिली और वो दोस्त चला गया। तो वो सब चीजें एविडेंस कलेक्ट हुए, तो उसमें पता चला कि भाई ये तो इसी की बीवी है। बताओ। तो ऐसा भी होता है। ओह गॉड। तो सर ये आपको और डीपर लेवल पे पता चला गया कि भाई वो वाली जो वाइफ थी, जो पहली वाली, वो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रही है? नहीं करी ना, वो तो उसके बाद तो जब एविडेंस प्रॉपर, ऑब्जेक्शन कैसे करेगी? नहीं अगर अगर सपोज एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है और वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, तो हंसी मजाक तो चलता रहता है ना। नहीं फर्स्ट वाइफ की बात कर रही हूँ। हाँ, जो उसने पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कि तू दूसरी शादी मत कर? नहीं तो किसने, पहली वाली ने? हाँ। ना वो तो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ना, इन्वॉल्वमेंट जो भी था वो तो, ये कोई जरूरी तो नहीं ना कि पहली वाली वाइफ ऑब्जेक्शन करे। उसने तो रजामंदी करके ही तो करी। तो ऐसा बहुत कुछ होता है जो हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है। उन्हीं चीजों को उजागर करने के लिए लोग हमारे पास आते हैं। अभी एक ऐसे रिसेंट केस पीछे आया था, एक लेडी ने शादी करी, अच्छा वाला परिवार, बच्चा नहीं था, चल रहा है, और गुड़गांव में उनका एक फ्लोर है जहां दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, और हस्बैंड के नाम फ्लोर है, और उसने अपना भी नाम कहीं पे बीच में डलवाया हुआ है पेपरों में, ठीक है, और वो रह रहे हैं। उसके बाद कोई सिचुएशन खराब होती है, और वो लेडी फ्लोर को पहले तो सेपरेट हो जाते हैं, वो केस वगैरह उसके ऊपर डाल देती है, हस्बैंड के ऊपर जो भी केस लगते हैं। हस्बैंड उस घर को छोड़ के चला जाता है, वो लेडी अकेली रहना शुरू कर देती है, ठीक है। आफ्टर दैट, अभी कोर्ट कचहरी में डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेडी उस घर में रहती है, एंड एक दिन पता चलता है घर लॉक है, और लेडी नहीं आ रही है। पता, इंक्वायरी करते हैं, हमारे पास आते हैं, सब कुछ होता है, पता चलता है, हम बहुत डीपली इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली को तो पता ही था ना, लेडी की फैमिली को, तो पता चलता है उसने तो एक शादी करी और वो यूके शिफ्ट हो गई। और यहाँ घर पे ताला लगा है, हस्बैंड घर नहीं खोल सकता एज पर लॉ, और वो शादी करके यूके शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो कोई एनआरआई था। तो वो, लेकिन शादी तो उसने इंडिया में करी, तभी वो जा सकती है। जब तक उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसे वीजा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां से हमारी इंक्वायरी स्टार्ट हुई कि शादी कहाँ हुई, कैसे हुई, कब करी, कहाँ सर्टिफिकेट बना, कौन सा सर्टिफिकेट बना, किस बेस पे ये गई, किस बेस पे वीजा लगा, वो सारे एविडेंस हमने, बहुत टाइम लगा उसके अंदर भी, और वो सब कलेक्ट किए, एंड वो फैमिली को दिए, और उन्होंने फिर वो जब कोर्ट में लगाया तो सारा जो केस था वो उनके फेवर में हो गया। और घर भी खोल लिया गया। नाइस। तो फाइनली सर, आप बहुत सारी मिस्ट्रीज आप सॉल्व करते हो, हमें पता लग गया, और बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट करके। सर, इससे पहले हम इस एपिसोड को क्लोज करें, मुझे ये बताइए कि अगर किसी को डिटेक्टिव बनना है, और मुझे लगता है कि जो क्वालिटीज आपने बताई थी वो सब मुझे लगता है कि हाँ मेरे अंदर हैं, कि मैं स्पॉन्टेनियस हूँ और मेरे अंदर वो सारे स्किल्स हैं, तो कैसे हम डिटेक्टिव बन सकते हैं और कैसे किसी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सोचते हैं कि सारी स्किल्स हैं, तो डिटेक्टिव बोलना और बनना, इसमें बहुत फर्क है। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लेडी है, ठीक है, आपने ये पता करना है कि ये जॉब कहाँ करती हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ जाती हैं,
मैं आपको ये स्किल पता करने के लिए ये मैं आपके ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। और वो रहती हैं साउथ दिल्ली में कहीं पर, ठीक है, और उनकी जॉब है कहीं कहीं भी हो सकती है, नोएडा भी हो सकती है, गुड़गांव भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। आपको उनको फॉलो करना है और ये पता लगाना है कि ये जॉब कहाँ करती हैं, और वो मेट्रो में जाती हैं, ठीक है। 9 बजे उनका ऑफिस 9-9:30 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगी? अब आप क्या करेंगी? आप उस जहां से वो निकलती हैं, आप कितने बजे वहां पहुंचेंगी? कम से कम 1-1.5 घंटा पहले। तो अगर वो 9 बजे 9:30 में ऑफिस लगता है, तो वो घर से कितने बजे निकलेंगी? 8 बजे। 8 बजे। आप कितने बजे पहुंचेंगी? 7:45 बजे। इतना नहीं, कम से कम 7:30 आप पहुंचेंगी वहां पे, ओके, ठीक है ना। 7:30 आप पहुंचेंगी। आप रहती है नोएडा, आपको नोएडा से साउथ दिल्ली आने में कितना टाइम लगेगा? सेम 1 घंटा कम से कम, यानी 6:30 बजे आप अपने घर से निकलेंगी। तो कितने बजे उठेंगी? 5-5:30 बजे। 5 बजे उठेंगी। तो ये स्किल होने जरूरी हैं कि आप 5 बजे उठेंगी, तैयार होंगी, वहां पहुंचेंगी, फिर वहां पे वेट करेंगी उसके निकलने की, फिर उनको पीछे जाएंगी, फिर मेट्रो पकड़ेंगी, फिर उसके वहां से वो रिक्शा पकड़ेगी, फिर आप उस रिक्शा में बैठेंगी, फिर वो आगे ऑफिस जाएगी, फिर वो ऑफिस कौन से में जाएगी। ये सारे स्किल होने चाहिए, चाहे वो आंधी है, तूफान है, बारिश है, कुछ भी है। तो वहां पे जो है वो स्किल फिर काम करने बंद कर देता है। तो यार वो क्लरिकल जॉब कर लेती हूँ, कहाँ मैं पंगे में पड़ गई। सही बात है। तो इसीलिए करना और सोचना ये बहुत फर्क होता है। डिटेक्टिव बनना आसान नहीं है, जितने मर्जी कोई शातिर हो। और ये तो आप गर्ल्स की बात कर रहा हूं, जो बॉयज काम करते हैं वो पूरी पूरी रात काम करते हैं। जब अगर सपोज आजकल का जमाना तो आप जानती है ना कि निकलते घर से 10 बजे हैं, आते हैं सवेरे 5 बजे। तो जो बॉयज हैं वो पूरी पूरी रात नजर रखते हैं, चाहे वो क्लब में जा रहा है, चाहे वो कहीं जा रहा है, फिर उसको वहां से रात को सन्नाटा है, उसको फॉलो करना है, और क्लब कहाँ अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, अंदर भी जाना पड़ता है, एंट्री भी लेनी पड़ती है, और फिर सही बात है। तो दिस नॉट ए इजी जॉब। बहुत लड़के आते हैं मेरे पास, सर मैं डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बना देंगे। सर मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत, सर मेरा दिमाग बहुत तेज है। बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, अपने ही किसी आदमी की सर्विलेंस को दे देते हैं कि आप का टेस्ट है, आप इस पर्सन को आपने 12 घंटे फॉलो करना है। अब वो हमारा पर्सन को भी मालूम है कि मेरे पीछे कोई है, बट वो अपना रूटीन है उसका। अब वो एक जगह पर गया, 3 घंटे वहां से निकला नहीं, बाहर धूप में खड़ा है वो तो वो सारे स्किल उसके खत्म हो जाते हैं। तो ये सब चीजें, ये मैं ये नहीं कहता कि नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपको डिटेक्टिव बनना है तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ही शार्प होना पड़ेगा, बहुत ही आपको तेज तरार होना पड़ेगा। माइंड आपका 24 घंटे चलना चाहिए। फिर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पे आप ना तो बाथरूम जा सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना आप कुछ नहीं कर सकते, खाली पानी की बोतल रख सकते हैं। दैट्स नॉट ए इजी जॉब। तो सेम चीज, ऐसे बहुत केसेस हैं जिसके अंदर पर्सन आते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बट इम्पॉसिबल नहीं है।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ने ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट बहुत इंजॉय किया। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको लगता है कि अरे यार ये पूछ सकते हैं हम सर से, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि सर को हम फिर से हमारे पॉडकास्ट में लेकर आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और कोई सी भी टाइप का किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकता है। हम आज इतने साल हो गए बिजनेस अपना प्रोफेशन के अंदर, हम आपको बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से केसेस पे आपको स्पाइक कराना चाहिए, किस पे नहीं कराना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करेंगे, जिससे आपको आगे चल के आपकी फैमिली में और आपके प्रोफेशन में उस चीज को आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।